ये कहानी स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां एक परिवार गहरे समुद्र की यात्रा पर निकलता है। उसी समय एक भयानक घटना घटित होती है, जिससे शांत समुद्र पल भर में ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है और पूरी मानवता खतरे में पड़ जाती है। क्या ये परिवार और मानवता इस आपदा से बच पाएगी या सब कुछ नष्ट हो जाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक युवती से शुरू होती है जो छुट्टियों पर है और अचानक उसे एहसास होता है कि उसकी एक बाली गायब है। पहले तो उसे लगता है कि शायद फोटो खींचते समय गलती से समुद्र में गिर गई होगी। पास खड़ी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बिना सोचे समझे बाली ढूंढने के लिए तुरंत समुद्र में कूद जाती है, लेकिन अगले ही पल पानी के नीचे से एक अजीब सी आवाज आने लगती है और समुद्र का पानी उबलने लगता है। उनकी कांच की नाव टूट जाती है और उसके साथ ही उनकी दोस्त की भी जान चली जाती है और वहां मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। कुछ दिनों बाद 4 लोगों का एक परिवार उसी ला पाल्मा द्वीप पर छुट्टियां मनाने आता है। इस द्वीप को ज्वालामुखी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि वहां का ज्वालामुखी 1948 के बाद से नहीं फटा है। वो और उनके पति जानबूझकर अपनी बिगड़ती शादी को बचाने की उम्मीद में छुट्टियां बिताने यहां आए हैं। वे इस यात्रा को अपने रिश्ते को सुधारने का आखिरी मौका मानते हैं। परिवार के लोग तैराकी के लिए कपड़े बदलने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी सबसे बड़ी बेटी सारा को जमीन पर झूम के पड़े मिले। उन्हें देखते ही पिता ने तुरंत कहा कि ये उनके परिवार में किसी के नहीं है। सारा ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें मेज पर रख दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छुट्टियां उनके जीवन की सबसे खतरनाक यात्रा बनने वाली हैं, जहां उन्हें एक भयानक प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच पहाड़ों में भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग की मैरी अपने एक सहकर्मी के साथ शोध के लिए जाती है। हमेशा की तरह वे एक गुफा में पहुंचती हैं, लेकिन आज उन्हें गुफा की दीवारों पर कुछ असामान्य दिखाई देता है। चट्टानों पर सीमेंट जैसी परत। मैरी ने अपने पूरे करियर में पहली बार ऐसी कोई चीज देखी थी और वो तुरंत नमूने इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी उसके दाढ़ी वाले सहकर्मी को जमीन पर कई मरे हुए चमगादड़ पड़े दिखाई देते हैं। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि गुफा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सामान्य से कहीं अधिक है। उन्हें और भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि गुफा की छत में अचानक एक बड़ी दरार दिखाई देती है। इसी बीच भूविज्ञान विभाग के निदेशक अपने कार्यालय में बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ला पाल्मा द्वीप के दक्षिण पूर्वी समुद्री क्षेत्र में एक स्पीड बोट मिली है और उसमें सवार सभी पर्यटक मृत पाए गए हैं। मामले की जांच अभी जारी है। ये खबर पढ़कर निदेशक बहुत चिंतित हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद मैरी और उनकी सहकर्मी उनके कार्यालय पहुंचती हैं और उन्हें गुफा में मिली जानकारी देती हैं। आगे की जांच से पता चलता है कि गुफा के अंदर की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का स्तर खतरनाक रूप से अधिक है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। इसके अलावा द्वीप पर बारिश का मौसम लंबा होता जा रहा है और बारिश की मात्रा लगातार बढ़ रही है। पानी का बढ़ा हुआ प्रवाह चट्टानों के संतुलन को बिगाड़ रहा है, जिससे गुफा के अंदर खतरनाक दरारें पड़ रही हैं। यदि ये स्थिति बनी रहती है तो भूकंप या भूस्खलन की प्रबल संभावना है। लेकिन निदेशक इस बात से सहमत नहीं है। वो कहता है कि पहाड़ों में हल्के कंपन होना सामान्य बात है। अभी तक जहरीली गैस के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं और मौजूदा स्थिति इतनी गंभीर नहीं है कि इसे बड़ा खतरा घोषित किया जा सके। इस अनावश्यक फटकार से दोनों शोधकर्ता बेहद निराश महसूस करते हैं। हालांकि दाढ़ी वाला आदमी अपने संदेह पर अडिग रहता है। वो मैरी को एक नक्शा दिखाता है और उसे याद दिलाता है कि 1948 में यहाँ एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिससे कई किलोमीटर लंबी एक दरार बन गई थी। वो इतनी चौड़ी थी कि उसमें एक व्यक्ति चल सकता था। अगर ऐसा विस्फोट दोबारा हुआ तो पहाड़ का एक पूरा हिस्सा ढहकर सीधे समुद्र में गिर सकता है। अगर पूरे शहर के आकार की कोई चीज समुद्र में गिर जाए तो निश्चित रूप से एक विनाशकारी सुनामी आएगी। वो सवाल करता है कि निदेशक जनता को पहले से चेतावनी क्यों नहीं दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि निदेशक ने कुछ साल पहले एक गंभीर गलती की थी। उन्होंने एक बार भूस्खलन की चेतावनी जारी की थी, जिससे भारी दहशत फैल गई थी, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं हुआ। उस घटना के कारण उनकी नौकरी लगभग चली गई थी। तब से उन्होंने आपदा की पूरी तरह निश्चितता होने तक दोबारा चेतावनी जारी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि मैरी और उसके सहकर्मी को इस बात का एहसास नहीं है कि निदेशक उनसे भी ज्यादा डरा हुआ है। दरअसल वो पहले से ही बहुत परेशान है। ठीक उसी समय वो नए निष्कर्षों की समीक्षा करने के लिए फोरेंसिक विभाग गया है। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्पीड बोट पर मरने वाले सभी लोगों की मौत अत्यधिक उच्च तापमान वाली गैस के संपर्क में आने से हुई थी। उनके फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाए गए, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि स्थिति सामान्य से बहुत दूर है।
इस बीच रिजॉर्ट में निक का परिवार बिना किसी चिंता के धूप और समुद्र का आनंद ले रहा है। सारा पूल के किनारे शांति से बैठी है। एक लड़की उसके पास आती है और उसे बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन सारा मना कर देती है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई की देखभाल करनी है जो ऑटिज्म से पीड़ित है। लड़की निराश होकर चली जाती है। सारा नए दोस्त बनाना चाहती है, लेकिन आगे बढ़ने का आत्मविश्वास उसमें नहीं है। पूल से बाहर आने पर उसके पिता सैन उसकी उदासी को देखकर उसे खेलने जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे उसके भाई का ख्याल रखेंगे। ये सुनकर सारा आखिरकार खेल में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। जाने से पहले उसके पिता उसे वॉलीबॉल के कुछ बुनियादी नियम जल्दी से समझा देते हैं। सारा खेलने चली जाती है और अपने बेटे की जिम्मेदारी निक को सौंप देती है। बच्चे के साथ समय बिताते हुए निक अचानक अपनी पत्नी को एक स्पेनिश व्यक्ति के साथ हंसते और बातें करते हुए देखता है। इससे उसे तुरंत गुस्सा आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे की ओर देखता है, बच्चा गायब हो चुका होता है। घबराया हुआ निक अपने बेटे को ढूंढने लगता है, ये सोचकर कि शायद लड़का अपनी बहन को ढूंढने समुद्र तक पर गया हो। वो किनारे की ओर दौड़ता है और बार बार उसका नाम पुकारता है। थोड़ी देर बाद वो दूर एक चट्टान पर खड़े एक छोटे लड़के को देखता है। जब निक पास पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि ये उसका बेटा है जो चुपचाप समुद्र को घूर रहा है। बच्चा अनगिनत कछुओं को समुद्र में इकट्ठा होते हुए देख रहा था, मानो वे एक साथ प्रवास की तैयारी कर रहे हों। इसी बीच मैरी अपनी जांच पूरी कर लेती है। गुफा से लाए गए पानी के नमूने में किसी भी असामान्य खनिज का कोई निशान नहीं मिलता। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्र का पानी तेजी से पहाड़ में रिसकर सीधे गुफा तक पहुंच गया है। उन्हें जो दरार मिली है वो बेहद नई है, 2 सप्ताह से अधिक पुरानी नहीं। अगर ये सच है तो द्वीप पर रहने वाले सभी लोग गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं। इस बात को समझते हुए मैरी और उसके सहयोगी पहाड़ पर वापस जाने और दरार के ऊपरी हिस्से की खुद जांच करने का फैसला करते हैं। वे वापस गाड़ी से जाते हैं और घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां जो देखते हैं वो और भी भयावह होता है। दरार का एक सिरा अब धीरे धीरे नीचे धंस रहा है। वे तुरंत अपने उपकरण लगाते हैं और माप लेना शुरू कर देते हैं। उनकी आशंकाएं सच साबित हुईं। दरार लगातार खिसक रही थी। हालांकि हलचल धीमी थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि अगर ये जारी रही तो एक विनाशकारी आपदा निश्चित थी। इसी बीच भूविज्ञान विभाग के कर्मचारियों को भी चेतावनी के संकेत मिलने लगे। पहाड़ के आसपास गैस का स्तर बढ़ रहा था और शुरुआती झटके महसूस किए जा रहे थे। निदेशक ने तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा बल से संपर्क करने का आदेश दिया ताकि जरूरत पड़ने पर पहाड़ पर मौजूद पर्यटकों को निकाला जा सके। उसी समय मैरी ने उन्हें फोन किया। जब निदेशक को पता चला कि वे अभी भी पहाड़ पर हैं तो वे घबरा गए और उन्हें अपना सामान छोड़कर तुरंत नीचे आने का आदेश दिया। जब वे माप ले ही रहे थे, अचानक दरार से सफेद धुआं निकलने लगा। ये देखकर दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। नीचे आते समय उनकी मुलाकात पहाड़ पर डेरा डाले हुए कई लोगों से हुई। मैरी समझ गई कि ये ज्वालामुखी गतिविधि का स्पष्ट संकेत है और वो सबको भागने के लिए चिल्लाने लगीं। कुछ ही समय बाद मैरी को अस्पताल के बिस्तर पर होश आया। निदेशक ने उसे बताया कि उसकी सहकर्मी की हालत गंभीर है और जहरीली गैस के संपर्क में आने के कारण वो कोमा में चली गई है। इस बार ज्वालामुखी से भारी मात्रा में जहरीली गैस निकली, लेकिन सौभाग्य से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि निर्देशक जानते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। जब जहरीली गैस निकलने लगती है तो उसके बाद राख और फिर पिघला हुआ लावा निकलता है। अगर पहाड़ का कोई हिस्सा समुद्र में गिर जाता है तो सुनामी आ सकती है। ऐसी सुनामी से दुनिया भर में लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। कई महाद्वीप प्रभावित हो सकते हैं और छोटे द्वीप देश पूरी तरह से समुद्र में डूब सकते हैं। सिर्फ निकासी का खर्च ही अरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। दहशत और अफरा तफरी में इससे भी बड़ा खतरा छिपा है। कई और जाने जा सकती हैं। इसलिए निर्देशक अभी भी और पुख्ता सबूत मिलने तक इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन अब वे और इंतजार करने को तैयार नहीं हैं। वो निर्देशक को साफ साफ बता देती है कि अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो इसके परिणाम अपरिवर्तनीय हो सकते हैं। दबाव में आकर निर्देशक मेयर से मिलने के लिए उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। हालांकि मेयर का रवैया नहीं बदलता। वो पूरी तरह आश्वस्त होने तक जनता को सूचित करने से इनकार कर देता है। एक और झूठी खबर से उसकी नौकरी जा सकती है। मैरी और निर्देशक चाहे कितनी भी कोशिश करें, मेयर इंतजार करने का फैसला करता है। इस बीच रिजॉर्ट में निक और हिम अपने बेटे को लेकर एक बार फिर बहस करने लगते हैं। हिम निक पर आरोप लगाती है कि बेटे के लापता होने पर उसने हिम को तुरंत सूचना नहीं दी। निक गुस्से में जवाब देता है कि हिम दिन भर बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही थी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है। इसी बीच सारा का जीवन भी बिखरने लगता है।
जिस लड़की से उसकी दोस्ती एक दिन पहले हुई थी वही अब उसे बुरी तरह डांटती है। कारण यह है कि सारा ने गलती से उसका एक वीडियो शेयर कर दिया था। दरअसल वो वीडियो एक लड़के ने चुपके से रिकॉर्ड किया था, लेकिन सारा का गुस्सा सारा पर है। दिल टूट जाने पर सारा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। वहां बैठे बैठे ही उसे बगल वाले कमरे में अपने माता पिता के जोर जोर से झगड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। अब उसका वहां एक पल भी रुकने का मन नहीं करता। चुपचाप वो वहां से निकलकर हवाई अड्डे की ओर चल पड़ती है। वहां से वो नॉर्वे में रहने वाले अपने चाचा को फ़ोन करती है और उनसे वापसी का टिकट बुक करने को कहती है। उसके चाचा उससे पूछते हैं कि वो अकेले यात्रा क्यों करना चाहती है, लेकिन सारा कोई जवाब नहीं देती। फ़ोन कटने के बाद उसके चाचा चिंतित हो जाते हैं और अपनी बहन हिमे को फ़ोन करते हैं। हिमे उस समय योगा कर रही होती है और उसे फ़ोन की घंटी सुनाई नहीं देती। इसी बीच भूविज्ञान विभाग को और भी चिंताजनक खबर मिलती है। पूरे द्वीप में लगातार सूक्ष्म भूकंप के झटके आ रहे हैं और उनका केंद्र धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि ज्वालामुखी किसी भी क्षण फट सकता है। निदेशक तुरंत हवाई यातायात नियंत्रण को ला पाल्मा द्वीप से आने जाने वाली सभी उड़ानों को रोकने का आदेश देते हैं। ज्वालामुखी की राख से विमान के इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन चेतावनी बहुत देर से आती है। अचानक पहाड़ से एक छोटा लेकिन शक्तिशाली विस्फोट गूंजता है, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। ठीक उसी समय सारा को ले जा रहा विमान पहले से ही रनवे पर तेजी से दौड़ रहा होता है। पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टेक ऑफ रद्द करने के निर्देश मिलते हैं, लेकिन रनवे छोटा होने के कारण विमान को उड़ान भरनी पड़ती है। इसी बीच हिमे को आखिरकार अपने भाई का मिस्ड कॉल दिखाई देता है और वो तुरंत उसे वापस कॉल करती है। जब उसे पता चलता है कि सारा हवाई अड्डे पर गई है तो वो घबरा जाती है और अपने पति को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है। तभी घनी ज्वालामुखी राख के बीच से एक विमान की गर्जना सुनाई देती है। अगले ही पल एक भीषण विस्फोट से आसमान हिल जाता है। वो डर से अपना चेहरा ढक लेती है, ये नहीं जानते हुए कि उसकी बेटी उस विमान में थी या नहीं। जैसे ही दंपत्ति हवाई अड्डे के लिए निकलने की तैयारी करते हैं, हिमे को अपने भाई का संदेश मिलता है। विदेश मंत्रालय में कार्यरत उसके भाई को विमान दुर्घटना के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया है। बचाव दल पहले से ही काम पर लगे हुए हैं और सभी बचे हुए लोगों को द्वीप के इकलौते अस्पताल ले जाया जा रहा है। जब हिम और निक अस्पताल पहुंचते हैं तो वे घंटों तक सारा को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती। अस्पताल के कर्मचारी उन्हें विमान की यात्री सूची दिखाते हैं। जिनके नाम पर निशान लगा है उन्हें पहले ही अस्पताल ले जाया जा चुका है, जबकि बाकी लोगों को लापता घोषित किया गया है। सारा का नाम सूची में है, लेकिन उसके आगे कोई निशान नहीं है। ये देखकर दोनों पूरी तरह से टूट जाते हैं। थके हारे और दुखी होकर वे होटल लौट आते हैं। ये तय नहीं कर पा रहे कि आगे क्या करें, लेकिन जब वे अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो वे दंग रह जाते हैं। सारा अंदर सुरक्षित बैठी है। दरअसल सारा विमान में चढ़ने ही वाली थी कि उसे अपनी दोस्त का संदेश मिला। उसकी दोस्त ने दिल से माफी मांगी और क्षमा मांगी। सारा ने आखिरी क्षण में विमान में न चढ़ने का फैसला किया था। बाद में उसकी सहेली को भी एहसास हुआ कि इस संदेश ने अनजाने में सारा की जान बचाई थी। इस त्रासदी के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है। इस बीच भूविज्ञान विभाग में स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वीप को तुरंत खाली करा लेना चाहिए, लेकिन महापौर अभी भी सहमत नहीं है। उनका तर्क है कि ऐसी घोषणा से दहशत फैल सकती है और अफरा तफरी में जान माल का नुकसान हो सकता है। ज्वालामुखी की राख पहले भी दिखाई दी है, लेकिन उससे कोई बड़ा विनाश नहीं हुआ था और एक और झूठी चेतावनी से सभी की नौकरियां जा सकती हैं। जब निदेशक को पता चलता है कि जनता को अभी भी चेतावनी नहीं दी जा रही है, तो वो एक निजी निर्णय लेते हैं। वो अपने सभी कर्मचारियों को तुरंत द्वीप छोड़ने का आदेश देते हैं और खुद ड्यूटी पर आखिरी व्यक्ति के रूप में वहीं रहने का फैसला करते हैं। मैरी इस फैसले से नाखुश है, लेकिन उस पर अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी भी है। जल्द ही उसे पता चलता है कि उसका भाई नशे में है और एक बार में हंगामा कर रहा है। मैरी उसकी मदद करने के लिए वहां जाती है, लेकिन पुलिस उसे सरकारी काम में दखल देने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। जब उसके भाई को होश आता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो उससे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और सबसे अच्छे वकील को नियुक्त करने का वादा करता है, लेकिन समय कम होता जा रहा है। ज्वालामुखी किसी भी क्षण फट सकता है। अब सवाल ये है कि ये भाई बहन खतरे के इस द्वीप से कैसे बचेंगे, लेकिन ये तो तबाही की शुरुआत मात्र है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग जानते हैं कि एक बार ज्वालामुखी से राख निकलने लगती है तो अगला चरण आमतौर पर पूर्ण विस्फोट होता है। अगर ऐसा हुआ तो पहाड़ का एक पूरा हिस्सा समुद्र में गिर सकता है, जिससे सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी आ सकती है। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन सकती है। रात के दौरान ज्वालामुखी से एक बार फिर सफेद धुआं उठने लगता है, मानो कोई सोया हुआ राक्षस जागने वाला हो। उसी समय निक और उसका परिवार अभी भी पानी में है।
खतरे से पूरी तरह अनजान। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि आपदा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। अचानक फोन की घंटी बजती है। हिमे ने फोन उठाया और देखा कि उसके भाई का फोन है। उसने बताया कि सरकार को स्थिति की जानकारी है, लेकिन व्यापक दहशत को रोकने के लिए जानकारी गुप्त रखी जा रही है। उसने चुपके से उनके लिए एक फेरी बुक कर दी है जो उन्हें कुछ ही मिनटों में पास के टेनेरिफ द्वीप पर ले जाएगी। वहां से वे अगली फ्लाइट पकड़कर घर लौट सकते हैं। फेरी के रवाना होने में केवल 20 मिनट बचे हैं और बचने का मौका हाथ से निकलता जा रहा है। अपने भाई की चेतावनी सुनकर हिमे ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और चुपचाप अपने पति और 2 बच्चों के साथ निकलने की तैयारी करने लगी। लेकिन सारा ने जिद की कि वो अपनी दोस्त शेरी को भी साथ ले जाना चाहती है। उसने शेरी को बार बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब हिमे ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है और किसी भी क्षण सुनामी आ सकती है, तो सारा अपने परिवार के साथ निकलने के लिए मजबूर हो गई। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें एहसास हुआ कि सड़क पर एक भी टैक्सी नहीं है। समय कम होता जा रहा है। तभी निक को एक विचार आया। उसने अचानक एक ट्रक रोका और जल्दी से अपने पूरे परिवार को उसमें बिठा लिया। इससे पहले कि कर्मचारी कुछ कर पाते, निक गाड़ी लेकर निकल गया। कुछ देर बाद वही मजदूर उनका पीछा करते हुए फेरी टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए निक उनसे और बच्चों से तुरंत फेरी पर चढ़ने का आग्रह करता है। निक पीछे रह जाता है और मजदूर उसे घेर लेते हैं और पीटने लगते हैं। अंत में निक अपना बटुआ निकालकर उन्हें दे लेता है। तभी वे उसे छोड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। निक असहाय होकर देखता रहता है कि उसके परिवार को ले जा रही फेरी धीरे धीरे दूर जा रही है। इसी बीच शेरी समुद्र तट पर है। वो अपने फोन पर कई मिस्ड कॉल देखती है और तुरंत सारा को वापस कॉल करती है। सारा उसे किसी तरह टेनेरिफ पहुंचने के लिए कहती है, वरना जल्द ही वहां से निकलना असंभव हो सकता है। कुछ मिनट बाद एक जोरदार भूकंप शुरू होता है। अपने कार्यालय में अकेले बैठे निदेशक को तुरंत एहसास होता है कि खतरा चरम पर पहुंच गया है। वो महापौर के कार्यालय को फोन करता है और तुरंत आपातकालीन निकासी अलर्ट जारी करने की मांग करता है। फेरी ना मिलने पर निक एक स्पीड बोट किराए पर देने वाले केंद्र पर पहुंचता है और टेनेरिफ जाने के लिए नाव किराए पर लेने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही आपातकालीन चेतावनी बजती है, कर्मचारी उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। उसी समय होटल में मिला उसका एक दोस्त आता है और निक को बताता है कि उसने एक नाविक को रिश्वत दी है। वे दोनों जल्दी से किनारे की ओर जाते हैं, जहां नाविक पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। उसने निक के लिए आखिरी उपलब्ध जगह सुरक्षित कर ली होती है। राहत की सांस लेकर वे नाव पर चढ़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक उनके पीछे ज्वालामुखी फट जाता है। जैसे ही नाव चलने वाली होती है, एक महिला अपनी गोद में एक बच्चे को लिए दौड़ती हुई आती है। वो रोती है और मदद की गुहार लगाती है, कहती है कि उसका बच्चा बहुत छोटा है और उसे बचाना होगा। निक एक पल के लिए रुकता है, फिर चुपचाप अपनी सीट उस महिला और उसके बच्चे को दे देता है। ये देखकर उसका दोस्त बहुत भावुक हो जाता है, लेकिन निक चुपचाप चला जाता है। अस्पताल में दाढ़ी वाला वैज्ञानिक ज्वालामुखी विस्फोट की आवाज से जाग जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो वो तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ जाता है। फिर भी वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसने इस परिणाम का अनुमान लगा लिया था। वो अपने कपड़े बदलता है और सीधे निर्देशक के कार्यालय में जाता है, ताकि उनके साथ उन अंतिम क्षणों में खड़ा हो सके। इस बीच निक दूर पहाड़ से उठती हुई आग और लावा को देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करे। आखिरकार वो हेमी को फोन करता है और बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि शायद वो कभी वापस ना लौटे। उसी समय मैरी का भाई पुलिस स्टेशन की चाबियां हासिल कर लेता है और अपनी बहन को छुड़ा लेता है। बाहर निकलते समय वो पास की एक कोठरी से एक और कैदी को भी रिहा कर देता है। स्टेशन से निकलते ही उनकी मुलाकात निक से होती है। निक उन्हें बताता है कि सभी नावें जा चुकी हैं, लेकिन मैरी का भाई कहता है कि उसके पास अभी भी एक स्पीड बोट है, जिसे उसने मछली पकड़ते समय छिपा दिया था। ये सुनकर निक के मन में आशा की एक किरण जगती है। तीनों जल्दी से समुद्र तट की ओर दौड़ते हैं और एक छिपे हुए कोने में स्पीड बोट को ढूंढ लेते हैं। जैसे ही वे उसे चालू करने वाले होते हैं, पीछे से एक बंदूकधारी व्यक्ति प्रकट हो जाता है। जिस कैदी को मैरी के भाई ने पहले रिहा किया था, अब वो नाव पर खुद कब्जा करना चाहता है। मैरी का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि नाव में एक और व्यक्ति जा सकता है, लेकिन वो आदमी पूरी स्पीड बोट पर कब्जा करने की जिद करता है, क्योंकि उसके साथ ही उसका पीछा कर रहे हैं। बहस के दौरान वो आदमी गोली चला देता है, जो मैरी के भाई को लग जाती है। मैरी उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी दूसरे गुंडे आ जाते हैं। निक जल्दी से मैरी का हाथ पकड़कर उसे नाव पर धकेल देता है। उसके पास बंदूक है, इसलिए बाकी लोग हिल नहीं सकते। दोनों किसी तरह स्पीड बोट चालू कर पाते हैं और द्वीप से भाग निकलते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी उसे निगलने की कगार पर होता है। उसी क्षण निक को अपने जीजा का फोन पर संदेश मिलता है। वो बताता है कि टेनेरिफ पर एक सुरक्षित क्षेत्र है और वहां पहुंचना ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। निक तुरंत मैरी का हाथ पकड़कर उसे नाव पर खींच लेता है। मैरी डर से जम जाती है, मानो उसके पैर पत्थर के हो गए हों।
निक उसे ठीक समय पर नाव पर खींच लेता है और वे नाव को विपरीत दिशा में मोड़कर सुनामी आने से पहले ही तेजी से निकल जाते हैं। इसी बीच टेनेरिफ हवाई अड्डे पर आखिरी उड़ान की तैयारियां चल रही हैं। हिम अपने बेटे और सारा के साथ बोर्डिंग गेट पर पहुंच चुकी है। पासपोर्ट चेक करते समय कर्मचारियों ने देखा कि हिम के पास एक अतिरिक्त पासपोर्ट है। वो बताती है कि उसका पति पीछे छूट गया है और शायद जल्द ही आ जाएगा। कर्मचारी उन्हें पीले रंग के रिस्टबैंड देते हैं जो बोर्डिंग पास का काम करते हैं। केवल ये बैंड पहने हुए लोगों को ही विमान में चढ़ने की अनुमति है। लेकिन सारा अपनी सहेली शेरी की चिंता में बार बार पीछे मुड़कर देखती रहती है। वो देखती है कि शेरी हवाई अड्डे पर पहुंच गई है, लेकिन उसके पास बोर्डिंग पास नहीं है। सारा एक साहसिक निर्णय लेती है और विमान की उड़ान भरने से ठीक पहले अपने बैग से अपने पिता का बोर्डिंग पास निकालकर शेरी को दे देती है। फिर वो खुद विमान में चढ़ जाती है। इस बीच हिमे और उसका बेटा अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं, लेकिन सारा अभी तक नहीं पहुंची है। विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। हिमे घबरा जाती है और अपने बेटे के साथ तुरंत निकलने का फैसला करती है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी अनदेखी करती है। उसी समय निर्देशक और दाढ़ी वाला आदमी दोनों सुरक्षात्मक सूट पहने हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। वे जानते हैं कि अब द्वीप छोड़ना असंभव है। दोनों निडर होकर ज्वालामुखी के किनारे खड़े हैं। दाढ़ी वाला आदमी शरारती अंदाज में अपनी जेब से 1 साल पुरानी रेड वाइन की बोतल निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो पी सकें 78 वर्षों से शांत पड़ा ज्वालामुखी पूरी ताकत से फट पड़ता है। एक भीषण विस्फोट के साथ पूरा द्वीप 2 भागों में बढ़ जाता है। पहाड़ का एक पूरा हिस्सा सीधे समुद्र में गिर जाता है, जिससे पल भर में सैकड़ों फीट ऊंची लहरें उठती हैं। इसी बीच सारा और शेरी विमान में लौट आती हैं। वे अपनी मां और भाई को बेसब्री से ढूंढती हैं, लेकिन विमान के उड़ान भरने से पहले ही कर्मचारी उन्हें सीट बेल्ट बांधने के लिए कहते हैं। सारा को पता नहीं होता कि उसकी मां और भाई अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। सौभाग्य से हिमे को ठीक समय पर अपने भाई का संदेश मिलता है। वो उन्हें टेनेरिफ में एक और सुरक्षित क्षेत्र के बारे में बताता है जहां वे सुनामी से बच सकती हैं। वो तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ता है। उसका बेटा, जो ऑटिज्म से ग्रसित है लेकिन भूगोल में बहुत कुशल है, कुछ ही सेकंड में सुरक्षित स्थान का पता लगा लेता है। आसपास के हवाई अड्डे के कुछ कर्मचारी भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। तभी सुनामी हवाई अड्डे की ओर तेजी से बढ़ती है। जैसे ही विमान रनवे पर उतरने लगता है, जमीन फट जाती है। इसी बीच निक और मैरी अपनी स्पीड बोट में सुरक्षित क्षेत्र की ओर भागते हैं। उनके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, लेकिन वे आखिरी क्षण में सुरक्षित क्षेत्र पहुंच जाते हैं। जब वे किनारे पर उतरते हैं तो देखते हैं कि वहां पहले से ही बहुत से लोग जमा हो चुके हैं। ये सब निक के जीजाजी की बदौलत संभव हुआ। उन्होंने विशेषज्ञों से सलाह लेकर सबसे सुरक्षित क्षेत्र की पहचान की थी। सुनामी एक गोलाकार पैटर्न में फैलती है और 2 विशाल लहरें टेनेरिफ के पूर्वी हिस्से में टकराकर एक दूसरे को रद्द कर देती हैं। वह क्षेत्र सबसे सुरक्षित साबित होता है। अपने करियर को दांव पर लगाकर जीजाजी ने खुद माइक्रोफोन चालू किया और मीडिया को सुरक्षित क्षेत्र के बारे में सूचित किया। ये अलर्ट लोगों के फोन पर भी भेजा गया, जिससे अनगिनत जानें बच गईं। लेकिन निक चारों ओर देखता है और उसे अपनी पत्नी और बच्चे कहीं नजर नहीं आते। उसे दूसरों से पता चलता है कि पूरा द्वीप तबाह हो चुका है और आखिरी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। निक सदमे में है। उसे लग रहा है कि शायद वही अपने परिवार का इकलौता जीवित सदस्य बचा है। तभी दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। हैरानी की बात है कि विमान दुर्घटना में कुछ लोग बच गए। सारा को होश आ जाता है, जबकि शेरी बेहोश रहती है। सारा तुरंत शेरी को जमीन पर लिटा देती है और CPR शुरू कर देती है। एक फ्लाइट अटेंडेंट की मदद से शेरी को होश आ जाता है। जब वे विमान से बाहर निकलते हैं तो चारों ओर का नजारा पूरी तरह तबाह नजर आता है। सुनामी ने दुनिया के कई हिस्सों को तबाह कर दिया है। कुछ छोटे द्वीप देश पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। निक और हिम को डर है कि वे सारा को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन तभी एक बचाव हेलीकॉप्टर आता है। उनका बेटा सारा को सबसे पहले पहचानता है। हैरानी की बात है कि इतनी भीषण तबाही के बावजूद पूरा परिवार आखिरकार फिर से मिल जाता है। वहां सिर्फ एक व्यक्ति है जो चुपचाप दूर खड़ा है, मैरी, जिसने इस आपदा में अपने भाई को खो दिया। वो जानती है कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।